हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आपने प्रीवियस लेक्चर में कौन सी थ्योरी सीखी थी? आपने सीखा था नेट इनकम अप्रोच, राइट, एनआई थ्योरी, जो कि हमारी क्या थी? रिलेवेंस थ्योरी का पार्ट था। यानी कि जो भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उसका इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म पे पड़ता है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ऑलरेडी अपना जो है नेट इनकम अप्रोच हम लोग देख चुके थे, और नेट इनकम अप्रोच का ये डायग्राम था। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट था? केई और केडी कांस्टेंट था। क्या कांस्टेंट था? केई और केडी कांस्टेंट था, जिसके कारण इनकी लाइन जो है वो सीधी स्ट्रेट लाइन जो है वो जा रही थी। आप लोगों ने ये देखा हुआ है कि केई और केडी क्या था? कांस्टेंट था, राइट। अब की बार ये जर्नल अजम्पशंस तो हम लोग सारे पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में ये सारे के सारे जो हमने नेट इनकम अप्रोच में जर्नल अजम्पशंस देखे थे, ये सारे अजम्पशंस जो हैं एज इट इज फॉलो होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई थ्योरी। और एनओआई थ्योरी में अगर हम बात करें तो केडी एंड केओ जो हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। केडी एंड केओ रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ लीवरेज, ठीक है। तो यानी कि आपका डेट का कोई भी मतलब डेट आपका चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केओ और केडी जो है ये कांस्टेंट रहेंगे। यानी अब की बार हम देखें तो यहाँ पर टू लाइंस हैं। अब की बार अगर हम देखें तो यहाँ पे टू लाइंस हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस, ये हमारा हो गया वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे हम क्या दिखाते हैं? कॉस्ट को दिखाते हैं। एक्स एक्सेस पे हम क्या दिखाते हैं? लीवरेज दिखाते हैं। लीवरेज यानी कि प्रपोर्शन ऑफ डेट, यानी डेट जो है वो कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड में उसका वेट इधर की ओर बढ़ता जा रहा है, जिधर की ओर मैंने एरो लगाया है। और ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट है तो ये हमारा होगा केडी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट। और अब की बार क्या कांस्टेंट है? केओ। इसका मतलब टोटल कॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है। तो पिछली बार हमारा क्या कांस्टेंट था? केडी और केई कांस्टेंट था। अब की बार केडी और केओ कांस्टेंट है। इट मीन्स कि केई वेरिएबल है। इट मीन्स कि केई आपका क्या है? बढ़ता जा रहा है। केई आपका क्या है? जैसे जैसे डेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ता जा रहा है। तो मैम आखिर आप ये कहना क्या चाहते हो? पिछली बार आपने कहा कि केडी और केई कांस्टेंट है। जैसे जैसे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का वेट हम बढ़ाते हैं, प्रपोर्शन हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारा टोटल कॉस्ट क्या है? कम होता जाता है। तो एनआई अप्रोच में हमको ये समझ में आया था कि अगर हम चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब ये जो सोर्स सस्ता है, ठीक है, उसका ज़्यादा प्रपोर्शन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। अगर हम सस्ती वाली चीज़ का प्रपोर्शन ज़्यादा यूज़ करेंगे और महंगी वाली कम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो है टोटल कॉस्ट जो है डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे हम डेट का प्रपोर्शन यानी चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को इंक्रीज करते जाएंगे। ये तो हमें समझ में आया था एनआई में। अब आप एनओआई में कह रहे हो कि बेटा केडी कांस्टेंट है और टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है और केई बढ़ता जा रहा है, क्या मतलब हुआ? तो चलिए हम अपने पुराने तरीके से समझते हैं कि आखिर मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो मतलब समझने के लिए हम यहाँ पर वही देखते हैं जैसे हमने क्या किया था कि क्वांटिटी ऑफ अनियन लिया था प्लस क्वांटिटी ऑफ जो है पोटैटो लिया था, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पोटैटो लिया तो दोनों की क्वांटिटी मिलाकर क्या हो रही थी? 10 kg, ठीक है। पिछली बार हमने आपको कहा था अनियन की कॉस्ट जो है, अनियन की कॉस्ट जो है वो आपकी पोटैटो की कॉस्ट से
ज़्यादा है, तो अब की बार भी यही है कि पोटैटो की कॉस्ट से जो है अनियन की कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि पोटैटो जो है वो ₹100 पर केजी मिलता है, ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ₹100 पर केजी मिलता है। पिछली बार जो हमारा अनियन का प्राइस था ₹150 पर केजी और पोटैटो का प्राइस जो था वो दोनों हमने कहा था कांस्टेंट है, लेकिन इस बार हम ये नहीं बोल रहे हैं अनियन का प्राइस पोटैटो के प्राइस से ज़्यादा है, लेकिन पोटैटो का प्राइस याद रखिएगा, पोटैटो का प्राइस जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। पोटैटो का प्राइस आपका आपकी बार क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो कांस्टेंट है पोटैटो का प्राइस, और 10 केजी की जो टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी वो कांस्टेंट है। यानी अनियन का प्राइस अब की बार कांस्टेंट नहीं है, अनियन का प्राइस क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो निकल कर आएगी वो कांस्टेंट है। कैसे मैम, इसको और एक्सप्लेन करें जरा। चलिए आपके लिए मैं इसको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। तो चलिए हमने लिया केस 1। केस 1 का सिनेरियो हम इसी ₹150 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और केस 1 का हमारा सिनेरियो ये है, हमने लिया अनियन, हमने लिया पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, और यहाँ पे अनियन का वेट पिछली बार की तरह 8 केजी ले रहे हैं, पोटैटो आपका क्या है 2 केजी ले रहे हैं। प्राइस अब की बार पहली बार अभी हम ₹150 पर केजी ले रहे हैं, ठीक है, सपोज ₹150 पर केजी हम यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर हम ₹100 पर केजी लेते हैं, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी डियर, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 150 इंटू 8 हमारा निकल कर आ रहा था ₹1200, और ₹200 और कितनी कॉस्ट निकल कर आ रही थी, ₹1400 निकल कर आ रहा था। एक तरीके से देखा जाए तो KO टोटल कॉस्ट निकल कर आ रहा था। अब ये टोटल कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, हर बार कांस्टेंट रहेगी। अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। मैं आपको ग्रीन कर दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि टोटल कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहेगी, और वेरिएबल रहेगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, वेरिएबल आपका रहेगा, क्या वेरिएबल रहेगा, ₹150, यानी ये वाला प्राइस जो है वो वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ मैम, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा। बाकी 2 केसेस जैसे ही बनकर आएंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए केस 2, देखिए कि अब की बार अनियन का वेट हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। वही चीज़ हम कर रहे हैं जो पिछली बार हमने किया था, और पोटैटो जो कि सस्ता है उसका वेट हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, राइट। और यहाँ पे प्राइस हमारा ₹100 केजी है, क्योंकि मैंने आपको कहा पोटैटो की कॉस्ट हमारी सेम है, टोटल कॉस्ट हमारी सेम है, यानी ₹1400 हमारा सेम है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 500, क्योंकि 5 केजी पोटैटो ₹100 के हिसाब से कितना आया, 500, और 1400 में से 500 लेस किया। यहाँ रिवर्स कैलकुलेशन चल रहा है, क्योंकि हमारा ये कांस्टेंट है, मैं अपना टोटल खर्चा बढ़ाना या घटाना नहीं है, हमारा टोटल खर्चा सेम का सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ₹1400 में से ₹500 मैंने पोटैटो पे खर्च किए, इट मीन्स कि अनियन पे मैंने कितना खर्च किया, ₹900 खर्च किया, और ₹900 में 5 केजी अनियन ला रही हूँ, इट मीन्स कि अनियन का प्राइस कितना हो गया है, ₹180 केजी मेरे को अनियन मिल रहा है, तभी तो मैंने उस पर ₹900 खर्च किए, ठीक है। तो 150 से आपका अनियन क्या हो गया, और महंगा हो गया। अब केस 3 देखें, अब की बार हमने अनियन का वेट क्या करा, अनियन का वेट और कम कर दिया, अनियन का वेट हमने क्या किया और
कम कर दिया। अब की बार हमने 2 kg अनियन लिया, ठीक है। जो पोटैटो था यानी महंगी वाली सब्जी हमने कम कर दी और सस्ती वाली सब्जी जो है हमने और बढ़ा दी, ठीक है। 100 रुपये के हिसाब से पोटैटो मिल रहा है, पोटैटो के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। और मेरा जो है अब की बार टोटल कॉस्ट में 800 रुपीज़ का पोटैटो आया है, लेकिन मेरा खर्चा अभी ज्यों का त्यों 1400 रुपीज़ बना हुआ है, वही का वही सेम बना हुआ है। इट मीन्स कि मेरा 1400 रुपये में से अगर 800 रुपये जो है कहाँ खर्च हो रहा है, पोटैटो पे खर्च हो रहा है। इट मीन्स कि 600 रुपये कहाँ खर्च हो रहा है, अनियन पे खर्च हो रहा है। और 600 रुपये का 2 kg अनियन आ रहा है, तो यानी कि पर kg अनियन क्या है, 300 रुपीज़ है। क्या कंक्लूज़न निकला? कंक्लूज़न ये निकला कि आप सस्ती वाली सब्जी का वेट बढ़ाते जा रहे हैं, आप सस्ती वाली सब्जी का वेट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका टोटल खर्चा 1400 ज्यों का त्यों बना हुआ है। इट मीन्स कि महंगी वाली सब्जी और महंगी होती जा रही है। इसका मतलब क्या निकला? आप सस्ती वाली सब्जी का वेट बढ़ाते जा रहे हैं। टोटल क्वांटिटी 10 kg में पहले आपने सस्ती वाली सब्जी 2 kg रखी थी, फिर आपने सस्ती वाली सब्जी यानी पोटैटो को 5 kg रखा, फिर आपने सस्ती वाली सब्जी को 8 kg रखा। तो जैसे जैसे आप सस्ती वाली सब्जी का वेट बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट कम होनी चाहिए थी, लेकिन टोटल कॉस्ट तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, कि वो आपका ज्यों का त्यों बना हुआ है। इट मीन्स कि महंगी वाली सब्जी यानी कि अनियन और महंगा होता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सस्ती वाली सब्जी का वेट बढ़ा रही हूँ तो मेरी कॉस्ट कम होनी चाहिए थी, लेकिन अगर मेरी कॉस्ट ज्यों की त्यों बनी हुई है, पहले जैसी बनी हुई है, इसका मतलब महंगी वाली सब्जी और महंगी होती जा रही है। राइट, तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब यही सेम एग्जाम्पल हम किस में रख लें? अब यही सेम एग्जाम्पल जो है हम अगर अपना समझने के लिए रख लें कि यही सेम एग्जाम्पल अगर हम इक्विटी और डेट पे लगा दें, तो अनियन की कॉस्ट मेरी क्या है? अनियन की कॉस्ट है मेरी KE। पोटैटो की कॉस्ट मेरी क्या है? पोटैटो की कॉस्ट है मेरी KD। KE हमेशा KD से क्या है? ज़्यादा है, लेकिन अब की बार KD क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। 10 kg आपको पता है, जैसे 10 करोड़ हो गया, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म है, राइट। और टोटल कॉस्ट का मतलब ये जो 1400 है, ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करता है? KO को रिप्रेजेंट करता है। तो KO ज्यों का त्यों बना हुआ है, टोटल कॉस्ट हमारा क्या है? ज्यों का त्यों बना हुआ है। और जबकि हम पोटैटो मीन्स डेट और अनियन मीन्स इक्विटी का प्रपोर्शन कम कर रहे हैं और डेट का प्रपोर्शन बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी टोटल कॉस्ट कांस्टेंट बनी हुई है, सेम की सेम बनी हुई है। इट मीन्स कि इक्विटी KE जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सेम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज हम लोग लेते हैं KE और हम लोग लेते हैं KD, ठीक है। KE हमेशा KD से क्या है? ज़्यादा है। और सपोज KD हम लोग लेते हैं, लास्ट वाले एग्जाम्पल में पिछली बार वही उठा लेती हूँ फिगर्स, ताकि आपको जो है चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने जो है क्या लिया था, यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए KE 15% लिया था, KD 8% लिया था। तो अभी स्टार्टिंग में अगर हम यही लेते हैं 15% और 8%, KD और KE हम यही लेते हैं। सपोज KD हमारा क्या है? 8% है और KE हमारा स्टार्टिंग में 15% है, लेकिन अब की बार KE कांस्टेंट नहीं है, KD आपका क्या है? कांस्टेंट है, यानी ये 8% कभी नहीं बढ़े। जो 8% है ये आपका सेम का सेम रहेगा, ठीक है। और इसको अगर हम केस 1 में लें और केस 1 में हम रखें इक्विटी, राइट, इक्विटी डेट, वही पुरानी फिगर्स रखते हैं कि हमको 10 करोड़ चाहिए, ठीक है। 10 करोड़ में अगर मैं कहूँ
कि इक्विटी आपकी 8 करोड़ है और डेट आपका 2 करोड़ है, तो अगर हम वेट निकालेंगे तो 0.8, 0.2 और यहाँ पे 1 निकलेगा, ठीक है। कॉस्ट अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, अभी हम 15% लेते हैं, 15% लेते हैं, यहाँ पे हम 8% लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा है 1.6% और 15 इंटू 8 आपका आ रहा है 15 इंटू 0.8 जो है हमारा आएगा 12%, ठीक है। और यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 13.6%। अब ये हमारा आ गया KO। अब KO भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, KO भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हुआ कि जब हम केस 2 निकालेंगे और यहाँ पे इक्विटी और डेट रखेंगे, ठीक है, और अब की बार हमने 5 करोड़ रखा, हमने डेट का प्रपोर्शन बढ़ा दिया, यहाँ 0.5 या 0.5 रखा, ठीक है। 8% तो मेरा कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे आया आपका 4% और यहाँ 13.6% आपका क्या है, टोटल KO क्या है, कांस्टेंट है। और 13.6 से जब आप 4% लाओगे, 13.6 से जब आप 4% लाओगे तो 13.6 माइनस 4 जब आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितना आएगा, 9.6% आएगा। और 9.6 आपका यहाँ पे 9.6 डिवाइडेड बाय 0.5 अगर हम कर दें तो हमारा क्या आएगा, 19.2% आएगा। इट मीन्स इक्विटी और महंगा हो गया। पिछली बार देखिए 15% था, अब की बार 19.2 हो गया। क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो 0.5 इंटू एक्स इक्वल टू 9.6% है, तो एक्स कितना आएगा, 19.2% आएगा। रिवर्स कैलकुलेशन हमने कर दिया है, ठीक है। केस 3 में हम सपोज इक्विटी लेते हैं और डेट लेते हैं, और अब की बार हम इक्विटी जो है वो ले रहे हैं आपका 2 करोड़ और डेट जो है वो ले रहे हैं 8 करोड़, यानी कि जो वेट हो गया वो हमारा हो गया 0.8 और 0.2। कॉस्ट ऑफ डेट जो है कांस्टेंट है, यानी कि हमने 8% ही रखा, ठीक है। तो 8 इंटू 0.8 आपका आता है 6.4%। टोटल हमारा वही सेम का सेम बना रहेगा 13.6%। तो 13.6 में से अगर आप 6.4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7.2%। और 7.2% डिवाइडेड 7.2% को डिवाइड करेंगे जब हम 0.2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 36%। 7.2 को जो हम डिवाइड करते हैं 0.2 से तो हमारा आ जाता है 36%। इट मीन्स कि आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेट का प्रपोर्शन जो है बढ़ाते जा रहे हैं, डेट का प्रपोर्शन क्या कर रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। आप ये देखिए डेट का प्रपोर्शन हमारा क्या हो रहा है, पहले 2 करोड़ था, अब कितना, फिर केस 2 में 5 करोड़ हो गया, फिर कितना हो गया, 8 करोड़ हो गया। पहले 20% था, 20% से उठा के 50% हुआ, फिर 80% हमने कर दिया, राइट। टोटल कॉस्ट हमारी क्या बनी हुई है, टोटल कॉस्ट हमारी कांस्टेंट 13.6 बनी हुई है। तो आप देख रहे हो कि कांस्टेंट क्यों बनी हुई है, खर्चा वहीं का वहीं क्यों है, क्योंकि ये KE भाई साहब, KE जो है वो आपका क्या होता जा रहा है, और महंगा होता जा रहा है। भले ही इक्विटी का प्रपोर्शन डिक्रीज कर रहे हो, लेकिन वो और महंगा होता जा रहा है, जिसके कारण आपकी टोटल कॉस्ट क्या है, वहीं के वहीं बनी हुई है। तो बेसिकली एनओआई थ्योरी क्या बोलती है, एनओआई थ्योरी ये बोलती है कि जैसे जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते हो, जैसे जैसे डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते हो, वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर को लगता है कि उसका रिस्क जो है वो क्या है, बढ़ रहा है। वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर को लगेगा कि उसका रिस्क क्या है, बढ़ता जा रहा है। उसका रिस्क अगर बढ़ता जाएगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाएगी, और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, इट मीन्स कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको डायग्राम में अगर हम देखें
तो डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे आपका ये कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सेस पे जो है आपका लीवरेज, यानी कि ये आपको क्या दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है। और जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन आप बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका केई क्या है, बढ़ता जा रहा है। केओ कांस्टेंट है, केडी कांस्टेंट है, केडी और केओ कांस्टेंट है, लेकिन इक्विटी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जब जीरो डेट है, ये मैंने आपको एनआई थ्योरी में भी प्रूव कर दिया था कि जब यहाँ पे डेट क्या है, जीरो है, तो केई और केओ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। केई और केओ यहाँ पर क्या होते हैं, जो डॉट लगाया मैंने यहाँ पर, केई और केओ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जैसे जैसे मैं डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाती जा रही हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर को ये लग रहा है कि उनका रिस्क बढ़ रहा है, और वो उनका रिस्क उनको लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन जो है डिविडेंड की वो बढ़ती जा रही है, यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है बढ़ती जा रही है। आपको बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो विद द मोर इंजेक्शन ऑफ more debt into the capital structure, KE will tends to rise due to increase in financial risk। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को लग रहा है कि भाई तुम लोन का बर्डन बढ़ाते जा रहे हो, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन डेट तो देना ही पड़ेगा। याद करिए हमने लीवरेज में पढ़ा था कि लीवरेज में ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल रिस्क किसे कहते हैं। फाइनेंशियल रिस्क को हमने पढ़ा था, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता था, इंटरेस्ट का बर्डन, जिसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में सेल्स हो ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट तो देना ही देना है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का बर्डन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जा रहे हो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट का जो आपका रिस्क है कि आपको देना ही देना है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि केई विल टेंड्स टू राइज, केई जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। तो दो विद द इंक्रीज इन लेवरेज, डेट विच इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस गेन्स द हायर वेट। डेट जो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसका वेट तो आप बढ़ा रहे हो, उसको ज़्यादा वेट दे रहे हो, लेकिन फिर भी केओ विल नॉट फॉल एंड विल रिमेन कांस्टेंट। केओ जो है वो आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि महंगी वाली चीज़ यानी इक्विटी और महंगी होती जा रही है ड्यू टू द साइमल्टेनियस राइज इन केई। एज केओ रिमेन्स कांस्टेंट, इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या है, कांस्टेंट है। केओ आपका कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इट मीन्स एनवाई अप्रोच ये बोलता है, अब देखिए आपको बताया था मैंने, एनवाई अप्रोच इररिलेवेंस होता है, इररिलेवेंस अप्रोच को फॉलो करता है। एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि कोई तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म आपकी क्या है, कांस्टेंट है। भाई आपके एनवाई अप्रोच ने बोला, एनवाई अप्रोच ने साफ साफ ये बोला, अगर हम देखें तो एनवाई अप्रोच ये बोलती है, एनवाई अप्रोच ये बोल रही है कि आपका वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ईबीआईटी आपको पहले ही याद करिए, एनआई में आपका केओ वेरिएबल था, यहाँ पे ईबीआईटी तो आपको पहले ही बोला है कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा केओ भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये आपके ईबीआईटी और केओ कांस्टेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, डेट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्म की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी। एनवाई अप्रोच ये बोलती है कि फर्म की वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये आपका जो है कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ थ्योरी में लिख दिया है कि एनवाई अप्रोच, in NOI approach every capital structure is an optimal capital structure।
क्योंकि ये थ्योरी इररिलेवेंस अप्रोच को फॉलो करती है। इररिलेवेंस का मतलब ये हुआ कि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्म की वैल्यू पे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।